हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द टीचर्स जोन पे। तो हम लगातार जिस सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं वो है समकालीन विश्व राजनीति की जो बुक है 12th क्लास की, उसके बारे में हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। इसमें हमारा जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, दो ध्रुवीय विश्व का अंत। और उसके बाद में अगर देखें तो उसके बाद में जो अगला जो चैप्टर है वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1945 में ख़त्म हुआ था। उसके बाद में जो 1945 से लेकर 1991 तक का जो दौर था वो शीत युद्ध का दौर था। और शीत युद्ध मुख्य रूप से अगर देखें तो जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका के बीच में जो आपसी जो तनाव था, जो संघर्ष की स्थिति थी और एक जो भय और डर का जो माहौल था, विचारधारात्मक जो संघर्ष था, उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगर देखा जाए कि 1991 से लेकर लगभग समकालीन समय तक अगर देखा जाए तो अमेरिका का दुनिया में वर्चस्व रहा है, चाहे वो आर्थिक हो या फिर वो सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो अमेरिका है वो हमें देखने को मिल रहा है कि एक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया था 1991 के बाद में। और अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो उसके बाद में कुछ ऐसे जो केंद्र है कि जो अमेरिका से अगर शक्ति अगर कम होती है या अमेरिका जो महाशक्ति था उसकी अगर शक्तियों में अगर कमी होती है और दुनिया में उसका वर्चस्व अगर कम होता है, उसके बाद में ऐसे कुछ विकल्प अगर हम देखें कि अमेरिका के विकल्प अगर हमें तलाशने हो दुनिया में, तो हम देखेंगे उसमें जो आर्थिक संगठन है उसमें हमने आसियान के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हमने एक संगठन है जो यूरोप में बना था उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें यूरोपीय संघ के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज जो हमारा जो चर्चा का विषय है वो आसियान के बारे में, क्योंकि दुनिया में शीत युद्ध के बाद में अगर देखा शीत युद्ध में अगर देखा जाए तो जो आर्थिक महाशक्ति बनने की जो होड़ थी, तो उनके लिए कुछ देशों ने एक तरह से गठबंधन या संगठन बनाए थे अपने, और कुछ देशों ने साथ आकर ऐसी एक व्यवस्था स्थापित की थी कि जो आर्थिक विकास को तीव्र कर सकती थी। उसमें जो यूरोप में जो यूरोपियन संघ बना उससे प्रभावित होकर जो एशिया था, जो एशिया महाद्वीप है, उसके भी कुछ देशों ने एक ऐसा ही संगठन का निर्माण किया था जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं। आसियान का जो मतलब होता है इसमें एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम अगर देखा जाए सामान्य जो भाषा में अगर कहें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के नाम से जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमारा जो सत्ता के वैकल्पिक जो केंद्र है उसमें हम दो आर्थिक संगठनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक के बारे में हमने पढ़ चुका है जो यूरोपीय संघ था। उसके बाद में जो अगला जो संगठन है वो है आसियान। उसके बाद में हम भारत के बारे में पढ़ेंगे और चीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर छोटे छोटे जो चर्चा आएगी वो आएगी जापान की और दक्षिण कोरिया की। इस तरीके से ये जो पूरा चैप्टर है हमारा मुख्य रूप से हमें पांच जो जैसे चार तो देश है और उसके अलावा दो संगठन है, इस तरीके से हमें टोटल 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। और हमारा जो पूरा ये जो चैप्टर है वो इन्हीं 6 बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगा। उनमें हम पहला जो पड़ाव था वो पार कर चुके, जिसमें एक संगठन था यूरोपियन यूनियन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में अगर देखा जाए कि यूरोपियन यूनियन से प्रभावित होकर एशिया के जो कुछ देश थे वो 5 देशों ने इकट्ठे होकर या एक साथ आकर एक ऐसा संगठन तैयार किया था जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। और मुख्य रूप से आसियान की जो स्थापना हुई थी वो 1967 की में हुई थी। और इसे ही बैंकॉक घोषणा के माध्यम से एक ऐसा ही संगठन तैयार किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में 5 देशों ने की थी। क्योंकि हम देखते हैं कि वर्तमान में आसियान के जो सदस्य देश है वो टोटल 10 देश है, लेकिन स्थापना के समय अगर पूछा जाए संस्थापक सदस्य देश अगर पूछा जाए तो वो 5 देश थे जिन्होंने मिलकर आसियान का निर्माण किया था। और जो घोषणा की गई थी वो बैंकॉक घोषणा के माध्यम से आसियान की स्थापना हुई थी। तो घोषणा भी पूछ सकते हैं हमें कि जो आसियान जो संगठन बना था उसके अंदर जो मुख्य रूप से जो एक डिक्लेरेशन है जिसे बैंकॉक घोषणा के नाम से जाना जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए थे 5 देशों ने मिलकर। और उसके माध्यम से 8 अगस्त 1967 को एक ऐसा ही संगठन अस्तित्व में आया था यूरोपियन यूनियन के जैसा ही, जिसे हम आसियान के नाम से जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर सामान्यतः अगर देखा जाए तो देश जो है वो यूरोप महाद्वीप के देश है, लेकिन जो आसियान के अंदर जो देश है वो
एशिया में है। और एशिया में भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो दक्षिणी और जो पूर्वी एशिया के जो देश है, टोटल 10 देश है, वो इसके अंदर शामिल है। उनमें जो स्थापना के समय अगर देखा जाए तो 5 देश इसमें शामिल थे। प्रारंभ में 5 देश थे, लेकिन बाद में 5 देश और जुड़ गए इसमें देखा जाए तो संस्थापक सदस्य देश थे वो थे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद में मलेशिया, मलेशिया के बाद में थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद में फिलीपींस। इस तरीके से ये जो देश थे मुख्य रूप से तो ये संस्थापक सदस्य देश थे। इसमें इंडोनेशिया था, इसमें मलेशिया था, फिलीपींस था, और फिलीपींस के साथ साथ में सिंगापुर था और थाईलैंड था। तो इसमें क्रम है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो क्रम से सीक्वेंस ऊपर जो 5 नंबर तक दे रखे देश वो मुख्य रूप से संस्थापक देश है, और जो आगे 6 से स्टार्ट 10 तक है वो बाद में जुड़े हुए देश है। तो हमें याद रखना है कि जो स्थापना के समय देश थे वो याद रखने, और जो बाद में जो देश इसमें शामिल हुए थे हमें उनको भी अलग से याद रखना पड़ेगा। तो स्थापना के समय जो देश शामिल थे उसमें इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, और उसके बाद में थाईलैंड था, और साथ में सिंगापुर था। उसके बाद में जो कुछ देश और शामिल हुए थे दक्षिण पूर्वी एशिया के, उसमें ब्रुनेई, दारुसलाम था, म्यांमार था, और लाओस और कंबोडिया। और कंबोडिया जो देश था वो सबसे अंत में इसमें शामिल हुआ था। इस तरीके से जो देश थे वो टोटल कितने हो गए, 10 देश हो गए। तो 10 देशों ने मिलकर एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान में जो एक संगठन है आसियान, उसको एक तरह से आज जो हम पढ़ते हैं आसियान के बारे में, तो 5 संस्थापक सदस्य देश थे और 5 देश है वो बाद में जुड़े थे इसमें। तो मुख्य रूप से ये जो संगठन है इसका जो मुख्य उद्देश्य था, आसियान के उद्देश्य अगर देखा जाए तो एक तो आर्थिक विकास को तेज करना था, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था, कानून और शासन को सुधारना था, संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये देश मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो एक साथ आए थे वो मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए आए थे, और ये देश चाहते थे कि इनकी भी जो अर्थव्यवस्था है और आर्थिक सुधार हो, इसलिए से इन देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की। उसके बाद में देखा जाए कि एक शब्द आता है कि आसियान शैली क्या है। तो ये जो आसियान के जो सदस्य देश है इनकी एक अनौपचारिक शैली है जिसमें सहयोग, अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक जो मेल मिलाप का जो नया उदाहरण पेश किया, और इन्हें आसियान शैली कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इन देशों की एक शैली है कि सहयोगात्मक, एक दूसरे के साथ में सहयोग करना, मेल मिलाप करना, और बिना कोई टकराव रहित अनौपचारिक जो मेल मिलाप का जो शैली है इन देशों की, उसे आसियान शैली कहा जाता है, या फिर आसियान वे के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से आसियान वे भी कहते हैं, जो इंग्लिश में भी आ जाता है आसियान वे। तो हमें याद रखना कि आसियान वे क्या है। तो इन देशों के अनौपचारिक टकराव रहित जो सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो नया उदाहरण इन्होंने पेश किया था उसे ही आसियान शैली कहा जाता है। और आसियान शैली का अगर संबंध पूछा जाए तो वो आसियान संगठन के साथ में है। उसके बाद में अगर आगे देखें, इसमें आसियान शैली, इसे आसियान शैली कहा जाता है। सबसे तेज़ रफ्तार से विकास करने वाला संगठन था ये, जो यूरोपियन यूनियन से एक तरह से देखा जाए उसी के समान तेज़ रफ्तार से विकास करने वाला संगठन था। आसियान के 3 स्तंभ है। तो अगर देखा जाए आसियान जो संगठन है उसके मुख्य रूप से कितने स्तंभ है, तो हमें पता होना चाहिए उसके 3 स्तंभ है, या वो 3 आधार स्तंभों पे टिका हुआ एक संगठन है, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए एक तो सुरक्षा समुदाय से जुड़ा हुआ है। एक तो सुरक्षा समुदाय को बढ़ावा देना, सदस्यों के विवादों को सुलझाना, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। तो एक तो आसियान है वो सुरक्षा समुदाय है। उसके बाद में अगर देखा जाए आसियान आर्थिक समुदाय है। इसके तहत आसियान आर्थिक समुदाय के तहत इन्होंने साझा बाजार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया था। इसके बाद में अगर देखा जाए जो तीसरा जो स्तंभ है इसका वो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाना। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो इसका एक तो आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, और ऊपर हमने देखा आर्थिक सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 स्तंभों पे टिका हुआ एक ऐसा संगठन। उसके बाद में अगर देखें कि एक शब्दावली आती है कि आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है, तो एक आता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच। तो आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना। इस तरीके से एक ऐसा ही मंच तैयार किया गया था जिसे एशिया आसियान रीजनल फोरम के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 में की गई थी इसकी स्थापना। तो हमें याद रखना है कि आसियान क्षेत्रीय मंच है उसका जो संबंध है मुख्य रूप से आसियान संगठन के साथ में है, जिसकी स्थापना
1994 में की गई थी। उद्देश्य आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना। आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है? तो इसमें देखा जाए मुख्य रूप से कि आसियान विजन से क्या अभिप्राय है। तो आसियान विजन के दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका होगी। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकली है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। और इसी विजन के तहत उन्होंने एक तरह से देखा जाए जो सदस्य देश थे उनमें जो एक दूसरे के साथ के अंदर जो भी विवाद थे उन विवादों का समाधान किया। और इसी विवादों में 2 उदाहरण हमें देखने को मिलता है। एक तो आसियान है जो कंबोडिया के अंदर जो टकराव था उसको समाप्त किया, और एक जो पूर्वी तिमोर का जो संकट था उसका भी समाधान आसियान संगठन के द्वारा किया गया था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आसियान जो संगठन है वो एक तरह से सुरक्षा समुदाय भी है एक, और एक आर्थिक समुदाय भी है, और सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय भी है। मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित एक संगठन है। और इसमें ही आसियान वे भी आसियान शैली के नाम से भी जाना जाता है, जो एक मेल मिलाप और टकराव रहे जो एक दूसरे के साथ में जो संबंध है। और आसियान जो क्षेत्रीय मंच जो 1994 में बना था उसके बारे में भी हमने देख लिया। उसके बाद में अगर देखा जाए अगला बस इतना छोटा सा संगठन है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। अब इसके साथ में जो कुछ और देखते हैं कि एक हमने 2 संगठन है वो कंप्लीट कर दी है, जिसमें एक तो हमने पढ़ा था EU के बारे में, इसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो एक तो संगठन के बारे में हमें पढ़ना था, दूसरा में जो संगठन है जिसे हम आसियान के नाम से जानते हैं तो हम एक आसियान के बारे में पढ़ना था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें मुख्य रूप से 4 देशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें चीन है, भारत है, और भारत के अलावा अगर देखा जाए तो सिंगापुर जो एक जापान है, और जापान के अलावा जो इसमें एक देश शामिल है वो है दक्षिणी कोरिया। अब चीन के अंदर देखें 1950 के दशक का चीन, तो चीन ने 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद जनवादी गणराज्य बना। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो 1949 में माओ के नेतृत्व में रूस जो चीन है उसके अंदर साम्यवादी क्रांति हुई थी, और क्रांति के बाद में एक तरह से जो चीन है वो जनवादी गणराज्य बना, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। सोवियत प्रणाली से प्रभावित होकर साम्यवादी आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। चीन के आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था। शुरुआत में अगर देखा जाए तो चीन था वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था। चीन पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़कर साम्यवादी बन गया था। शुरुआत में अगर देखा जाए तो चीन है वो एक साम्यवादी देश था, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक तरह से देखा जाए तो अपनी अर्थव्यवस्था को उसने खोलने का काम किया। बाकी जो विदेशी कंपनी है उनको भी अपने यहाँ आने के लिए जो विशेष छूट दी, कुछ सेज की स्थापना की थी उस टाइम पे। इस तरीके से धीरे धीरे जो चीन है वो आज अगर देखा जाए तो दुनिया में अमेरिका के बाद में दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है आज। जो एक सामान्य और गरीब देश था, और देखते देखते वो एक तरह से आज देखा जाए तो दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है आर्थिक विकास के मामले में। ऐसे में चीन के पास अपने संसाधनों के अलावा गुजारा करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। चीन खेती से पूंजी निकालकर उद्योगों में लगाया था। तो चीन है वो शुरुआत में अपना जो प्राथमिक जो क्षेत्र है उसको जो मजबूत किया, उसके बाद में उससे जो बचत हुई और उस बचत को उन्होंने उद्योगों में लगाया था। तो चीन ने अपनी जो खेती से जो पूंजी थी उसको उद्योगों में लगाया था। चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए बाहर से आयात होने वाले सामान धीरे धीरे चीन के घरेलू स्तर पर ही तैयार करना शुरू कर दिया था उन्हें। और चीन में रोजगार की स्थिति अच्छी थी। अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास भी कर रही थी, लेकिन चीन की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, जिसके कारण चीन को नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि चीन अगर देखा जाए तो अपनी जो नीतियों की वजह से अगर देखा जाए तो लगभग अर्थव्यवस्था थी वो 5 से 6% की दर से विकास भी कर रही थी, लेकिन चीन की जो एक समस्या थी कि उसकी जो आबादी है वो लगातार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी उसी के अनुसार उसकी जो जनसंख्या थी उसको वो भी तीव्र गति से बढ़ रही थी, उसका उसे नुकसान हो रहा था। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाई, जनसंख्या की बढ़ती दर पर काबू पा लिया। चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान अगर देखते हैं अपन, अगला जो पॉइंट है चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान। वर्तमान समय में चीन की जितना विकसित है ये सब आर्थिक नीतियों के कारण हुआ। चीन प्रारंभ में विश्व व्यापार में शामिल नहीं था, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो WTO है वो कब बना था, तो वो 1995 में बना था। जो चीन था उसका स्थापना के समय उसका सदस्य नहीं था, और बाद में अगर समय बीतता गया और
2001 में अगर देखें तो चीन है वो WTO का सदस्य बना था या विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। साम्यवादी आधारित अर्थव्यवस्था के कारण अपने संसाधनों पर निर्भर रहा। चीन ने विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और संसाधनों को उपयोग में लगा दिया। 1978 में चीन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और विश्व व्यापार में शामिल हुआ। तो विश्व व्यापार में जो शामिल हुआ वो बाद में जाके 2001 में विश्व व्यापार जो संगठन बना था उसमें शामिल हुआ था। और 1978 में अगर देखा जाए तो चीन ने एक जो नीति अपनाई थी उसे मुक्त द्वार की नीति के नाम से जाना जाता है। तो हमें याद रखना है कि जो चीन ने जो अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो आर्थिक सुधार किया था उसमें, तो 1978 में उसने जो उस टाइम पे जो उसके मुख्य जो सचिव थे वहाँ पे जो साम्यवादी पार्टी के, वहाँ पे क्यों साम्यवादी शासन है तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे डेन शोपेंग, उसके द्वारा एक आर्थिक पॉलिसी लेके आई गई थी जिसे मुक्त द्वार की नीति या ओपन डोर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद में चीन है जो अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे एक तरह से देखा जाए तो वापस एक तरह से जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसे धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किया था। और इसके बाद चीन का आर्थिक विकास तेजी से होना शुरू हुआ। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के विकसित देशों से भी आगे है। ऐसा माना जाता है कि 2040 तक अगर देखा जाए तो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। क्यों वर्तमान में अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद में अगर दूसरे नंबर पे अगर जो आर्थिक महाशक्ति है या आर्थिक जो शक्तिशाली जो देश है अमेरिका जो एक तरह से जो अर्थव्यवस्था के मामले में वो है चीन। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक अगर देखा जाए इसी रफ्तार से अगर चाइना अगर विकास करता रहा अपना तो 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इसी कारण चीन का प्रभाव विश्व भर में बढ़ता जा रहा है। फिर आगे देखेंगे चीन में कुछ सुधार भी किए गए थे। तो चीन में जो सुधार हुए थे वो है कि 1972 में अमेरिका से रिश्ते बेहतर का राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए, जिसने अपनी जो साम्यवादी देश था एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद एक ऐसा देश था जिसमें बाहरी ये जो दुनिया थी उससे पूरी तरीके से अपने जो संबंध है वो एक तरह से समाप्त कर रखे थे उसने। और 1972 में अमेरिका के साथ में जो रिश्ते वो वापस सामान्य होने शुरू हुए थे और धीरे धीरे उसने विश्व व्यापार में भी अपना कदम रखना शुरू किया। और 1973 में चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चीन में जो आधुनिकीकरण से संबंधित जो 4 क्षेत्रों में जो प्रस्ताव रखा गया था वो 1973 में चाउ एन लाई के द्वारा रखा गया था। उसमें जो पहला क्षेत्र था वो कृषि था, दूसरा उद्योग था, तीसरा सेना था और चौथा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और इन्हीं क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वर्तमान में देखते हैं तो चाइना है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है और एक धीरे धीरे ऐसे एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। 1978 में डेन शोपेंग के नेतृत्व में मुक्त द्वार की नीति अपनाई। उसके बाद से चीन ने विकास करना शुरू किया। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया बल्कि अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। तो हम देखते हैं कि जो साम्यवादी देश थे या पूर्व साम्यवादी जितने भी देश थे उन्होंने जो पश्चिमी एशिया है या वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के सुझाव पे एक आर्थिक मॉडल अपनाया था जिसे शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। जो अपनी जो मृतप्राय जो अर्थव्यवस्था थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से मृतप्राय हो चुकी थी उसे पुनर्जीवित करना था। इसके लिए जितने भी साम्यवादी देश थे या जो पूर्व साम्यवादी देश थे उन्होंने एक आर्थिक मॉडल अपनाया था जिसे ही शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो चीन है वो अपनी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था की सुधार के लिए जो एक जो शॉक थेरेपी उसका सहारा नहीं लिया था। उसने जो अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको चरणबद्ध ढंग से खोलना शुरू किया था। उसने एक साथ में हर चीज़ों का निजीकरण नहीं किया, प्रत्येक चीज़ें थी तो एक योजनाबद्ध रूप से अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसे जो विश्व बाजार है उसके लिए धीरे धीरे खोलना शुरू किया। 1982 में उसने खेती का निजीकरण किया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1978 में उद्योगों का निजीकरण और इसी के साथ साथ में जो विशेष आर्थिक जो क्षेत्र थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनकी स्थापना करना शुरू किया था। तो हमें याद रखने की जो सेज है उसकी जो फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मुख्य रूप से 1982 में चीन है उसके द्वारा खेती का निजीकरण किया गया था और 1978 में उद्योगों का निजीकरण किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर, तो चीन है वो विश्व व्यापार संगठन है जिसे हम सामान्य भाषा में WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था।
लेकिन जो चीन है उसका जो सदस्य बना वो 2001 में बना और दूसरे देशों के लिए भी अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी। इन महत्वपूर्ण बदलावों से आज चीन के पास विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है जिसे वो दूसरे देशों में निवेश करता है। तो अलग अलग देश है उनमें चाइना है वो एक तरह से जो पैसे है वो लोन पे भी देता है। चीन सुधारों का नकारात्मक है पहलू, तो चीन के द्वारा जो सुधार किए गए थे उसके जो कुछ नकारात्मक पहलू भी निकल कर सामने आए। इसमें देखते देखते कि चीनी आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं हुआ। चीन में आज भी 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गांव शहर और तटीय जो मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच में अंतर बढ़ा। जो गांव में रहते हैं या जो शहर में जो लोग रहते हैं उनके बीच में जो आय है उनकी असमानता देखने को मिलती है। चीन आर्थिक विकास की चाह में पर्यावरण का बहुत नुकसान भी किया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो चीन के द्वारा जो सुधार किए गए थे उसके कुछ से नकारात्मक पहलू भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं कि चीन एक पार्टी के चलते प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। क्योंकि अगर देखते हैं चाइना है वो एक साम्यवादी देश है, उसमें मुख्य जो एक पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो शासन के अंदर देखा जाए तो प्रत्येक जो क्षेत्र उसमें जो अधिकारी वर्ग है या जितने सरकार है वो मुख्य रूप से जो अधिकारी होते हैं या फिर जो सरकार के अंदर मंत्री होते हैं वो सारी सारी जिस पार्टी से संबंधित होते हैं, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था है वहाँ पे। तो एक दलीय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो चीन में जो साम्यवादी पार्टी कि जितने भी साम्यवादी देश होते हैं उनमें एक ही पार्टी होती है, वो साम्यवादी पार्टी होती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जीवन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा वहाँ पे। प्रशासनिक क्षेत्र में चीन सत्ता का नया केंद्र के रूप में तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में थोड़ा गला है वो थोड़ा ख़राब है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, हो सके तो प्रयास है कि आवाज़ सही आई। लेकिन अगर कुछ सही नहीं आ रही है या फिर क्लियर नहीं सुन रही है तो आप थोड़ा वीडियो है वो स्लो करके देख लेना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर देखा जाए तो चाइना है, लेकिन अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो कुछ रिपोर्ट्स के अंदर निकल गया है कि जो भारत है वो विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है बन गए हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, विशाल है, भूभाग है, प्राकृतिक संसाधन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में उन्नत है और 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के साथ ही विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना। चीन की बढ़ती आर्थिक विकास के चलते जापान, अमेरिका, आसियान, रूस सभी ने व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला दिया। तो जितने भी जो एक दूसरे देशों के बीच साथ में जो विवाद थे उन सभी को उन्होंने एक तरह से साइड कर दिया। कि आज अगर देखा जाए तो वर्तमान जो युग है वो व्यापार का युग है। और उसके आगे अगर देखा जाए तो चीन के जो जितने भी विवाद थे जिन देशों के साथ में, उन्होंने अपनी भारत के साथ में भी सीमा वगैरह को लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन भारत ने भी आर्थिक और राजनीतिक जो रिश्ते वो अलग अलग कर रखे अपने। 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार में काफ़ी मदद की। चीन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, क्योंकि हम देखते हैं कि 1974 में चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण 1963 में किया था। 1963 में चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया गया था और एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। जो अपन देखते हैं कि जो यूएनओ है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 है वो स्थायी और 10 है अस्थायी सदस्य देश होते हैं। उसमें से जो स्थायी सदस्य देश उसमें एक है, चीन भी इसमें शामिल है। तो चीन भी इसमें एक स्थायी सदस्य के रूप में इसमें शामिल है, जिसके पास में वेटो पावर भी होती है। चीन का लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश की नीतियाँ दर्शाती है कि चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत चीन के संबंधों पर चर्चा अगर करें तो इसमें देखते हैं कि 1954 था उसमें एक समझौता किया था भारत और चीन के मध्य, जिसे पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं अपन। तो पंचशील जो समझौता मुख्य रूप से 1954 में हुआ था और 19 इसी के साथ में एक नारा निकल के आया था कि हिंदी चीनी भाई भारत का नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस टाइम पे। चीन भारत का 1962 का युद्ध हुआ चीन के साथ में अगर देखते तो 1962 में जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है अधिकार क्षेत्र को लेकर जो तिब्बत का जो धार्मिक धर्मगुरु था दलाई लामा उसने भारत में शरण दी थी वो 1962 के आसपास। और उसी के कुछ दिन बाद में हमें देखने को मिला था कि चीन ने जो एक तरह से भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर दी थी।
जिसमें भारत की हार हुई थी। सीमा विवाद अगर देखें तो भारत और चीन के मध्य कुछ सीमाओं को लेकर भी विवाद है, जो बॉर्डर एरिया है उसको लेकर, जिसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, दलाई लामा ने भारत में शरण ली और इसी शरण की वजह से ही इसने 1962 में फिर चाइना ने भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। पंचशील समझौता किया था और ये जो पंचशील जो समझौता वो 1954 में हुआ था। मुख्य रूप से ये उस टाइम पे अगर देखा जाए तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और जो चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई थे, उनके मध्य पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील जो समझौते में अगर देखें अपन, जो 5 जो बिंदु निकल के आते हैं पंचशील समझौते में, वो थे एक दूसरे की जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 5 जो बिंदु है इसमें, ये मुख्य रूप से जो पंचशील समझौते में शामिल थे। उसके बाद में अगर आगे देखते हैं अपन तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। भारत और चीन के संबंध कई बार तनावपूर्ण है। भारत और चीन के बीच व्यापार बड़े स्तर पर होता है, लेकिन हमारे इसके साथ में बॉर्डर एरिया को लेकर विवाद है, युद्ध भी हुआ है। लेकिन उसके बाद में भी अगर अपन देखें तो भारत है कुछ चीज़ों को लेकर अगर देखा जाए तो चीन के ऊपर निर्भर भी है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो चीन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि जो बीच में एक छोटा सा जो संगठन है उसके बारे में और पढ़ते हैं, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। क्योंकि आसियान जो संगठन था वो मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्वी एशिया का था, लेकिन हमने उसके प्रभावित होकर जो दक्षिण एशिया के कुछ देश थे उन्होंने एक साथ आकर एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इस तरीके से सार्क का निर्माण किया था और मुख्य रूप से अगर देश जो इसमें शामिल जो देश थे वो 7 देश इसमें शामिल थे। और जो सार्क था उसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और उसके बाद में अगर देखा जाए इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो काठमांडू नेपाल में रखा गया था। जो सार्क है उसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। और मुख्य रूप से जो सार्क में शामिल जो 7 देश थे, शुरुआती जो 7 देश थे, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो बाद में 2007 के आसपास जाकर एक देश और शामिल हुआ था जिसे अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। तो शुरुआती जो देश थे, वर्तमान में अगर देखा जाए सार्क के 8 देश है, लेकिन उस टाइम पे अगर देखा जाए तो शुरुआत में 7 देश थे उसके सदस्य थे। उसमें भारत था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। और बाद में कुछ समय बाद में जाके जो शामिल हुआ था वो अफगानिस्तान था इसमें। तो वर्तमान में इसमें 8 देश है, लेकिन स्थापना के समय इसमें 7 देश थे। इसके बाद में अगर जो आसियान था उसका जो सार्क है उसके जो उद्देश्य थे कि दक्षिण एशिया के देशों में जनता के विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना, आत्मनिर्भरता का विकास करना, आर्थिक विकास करना और सांस्कृतिक और सामाजिक विकास करना, अपने नागरिकों का आपसी सहयोग बढ़ाना, आपसी जो विवाद है उनको निपटारा करना, आपसी विश्वास को बहाल करना। अब देखो सार्क था वो जो आसियान या फिर यूरोपियन यूनियन के जितना सफल नहीं हो पाया। वर्तमान में अगर देखते हैं तो आसियान एक उतना प्रभावशाली संगठन नहीं है। इसके सदस्य देशों के आपसी विवाद है, क्योंकि इसके अंदर जो सदस्य देश शामिल थे उसमें मुख्य रूप से चीन था, पाकिस्तान था, बांग्लादेश था। और ये ऐसे देश है जिनका आपस में लेकर कुछ ना कुछ विवाद है। उसकी वजह से ये जो अपने जो विवाद थे उनको भुला नहीं पाए। उसकी वजह से ये जो संगठन है इतना ज़्यादा सफल नहीं रहा। सार्क है वो असफल हो गया क्योंकि इसके सदस्य देशों में आपसी विवाद थे, आपसी व्यापार काफ़ी कम रुचि थी। भारत पाकिस्तान संघर्ष भी एक मुख्य कारण था, जिसमें आतंकवाद है या फिर अलगाववाद है। ये देश आपस में लड़ते रहे, इनमें एकता नहीं थी। इसकी वजह से जो सार्क था वो इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। और इसमें एक जो शब्दावली आती है कि साफ्टा क्या है, तो मुख्य रूप से जो सार्क के जो देश थे उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, उसे ही हम साफ्टा के नाम से जानते हैं। 2006 में सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा बनाया गया था। हमें याद होना चाहिए कि जो साफ्टा था वो 2006 में बना था और मुख्य रूप से जो सार्क के जो सदस्य देश थे उनके बीच में व्यापार को बढ़ावा देना था, जो मुक्त व्यापार था उसको बढ़ाना था।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। तो मुख्य रूप से ये साफ्टा की फुल फॉर्म है। तो साफ्टा में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, इस तरीके से अलग अलग देखें तो इसका ये फुल फॉर्म है। और हिंदी में अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है ये। और आपसी व्यापार में लगने वाला सीमा शुल्क 2007 तक कम कर दिया जाएगा। साफ्टा क्यों असफल रहा? सारे के कुछ छोटे देश ऐसा मानते हैं कि भारत साफ्टा की ओट लेकर उनके बाजारों में सेंध मारना चाहता है। तो जो छोटे देश थे उनको भारत पे अविश्वास था। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र में हर देश को फायदा होगा, इन देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। भारत का पहले से ही भूटान, श्रीलंका, नेपाल से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता हो रखा है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत को इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके सदस्य देश थे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, उनके साथ में अलग से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता पहले से ही कर रखा था। उसके बाद में अगर देखा जाए तो वैकल्पिक जो केंद्र है उसमें हम देखेंगे कि भारत के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि आने वाले समय में भारत है वो एक शक्तिशाली, हम एक कहे तो आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ है अग्रसर है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल आबादी वाला देश है। तो देखते हैं कि चीन के अगर वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो चीन है वो भी भारत से पीछे आबादी के मामले में। भारत है वो पहले नंबर पे है। भारत ने पूर्वी एशिया के देशों के साथ सुधारने के लिए 1991 में एक पॉलिसी लागू की थी जिसे लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। और उसे वर्तमान में 2014 और 15 में देखें तो एक्ट ईस्ट, उसी पॉलिसी का जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसी का नाम चेंज कर कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया गया है। और 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। तो मुख्य रूप से भारत और आसियान के मध्य जो मुक्त व्यापार क्षेत्र था, जो फ्री ट्रेड था, वो मुख्य रूप से 2010 से लागू हुआ था। 21वीं सदी में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। पूरा विश्व भारत की शक्ति और उसके अदम्य अनुभव पर उसके उदय को अनुभव कर रहा है। भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो इसमें देखा जाए तो जो वर्तमान जो लेटेस्ट जो कुछ है, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स थे उसमें निकल के आया कि भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर चल रहा है। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सेना एक विशाल सेना है। भारत के पास परमाणु हथियार भी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत उभर कर सामने आया है। मेक इन इंडिया योजना के तहत घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद में अगर अंत में थोड़ा सा इसमें आत्मनिर्भरता इससे भारत है वो आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसकी वजह से भारत है वो उसके अंदर जो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो अब भारत के अंदर घरेलू स्तर पे तैयार की जाएगी, चाहे वो सैन्य हथियार हो या फिर चाहे अलग अलग टेक्नोलॉजी हो, उसको भारत में बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है इसके माध्यम से। उसके बाद में अगर देखते हैं कि कुछ जो विशेषता है वो जापान के बारे में देखेंगे कि जापान एक जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके प्रमुख देखें कि जैसे मार्केट में सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, होंडा है, ये जो ब्रांड है वो मुख्य रूप से जापानी ब्रांड है। परमाणु बम का हमला झेलने वाला दुनिया का एकमात्र देश था। हम देखते हैं कि जो द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका के द्वारा जो परमाणु हमला किया गया था उसमें उसकी वजह से जो जापान था उसको बहुत हानि हुई थी, मानवीय जो क्षति हुई थी उस टाइम पे। जापान 1964 में एक जो संगठन है जिसका आर्थिक सहयोग तथा विकास है संगठन के नाम से जानते हैं, उसका सदस्य बना था। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये OECD है। इसका जो 1964 में था वो जापान इसका सदस्य बना था, जिसे आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के नाम से जाना जाता है। एशिया का एकमात्र देश जो G7 का सदस्य, जो दुनिया की जो 7 जो बड़ी आबादी है उनसे मिलकर एक दुनिया का एक संगठन तैयार हुआ था जिसे G7 के नाम से जाना जाता है, या समूह है 7 के नाम से जाना जाता है। तो एक एशिया का एकमात्र देश है जापान जो G7 में
शामिल है। यूएनओ में अंशदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। जो यूएनओ में जो आर्थिक राशि दी जाती है, सहयोग राशि, अंशदान जो अलग अलग देश देते हैं, उनमें जो जापान है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान अमेरिका सुरक्षा गठबंधन है। कि हम देखते हैं कि जो अमेरिका के दबाव की वजह से जो जापान था उसने अपने संविधान में संशोधन किया और उसमें एक लाइन लिखी थी उस टाइम पे कि जो जापान है वो युद्ध का हमेशा के लिए परित्याग करता है। तो जापान है वो कभी भी सेना नहीं रखेगा। इसके लिए जो अमेरिका के साथ में उसका एक गठबंधन हुआ था 1951 में, अमेरिका सुरक्षा गठबंधन। और ये जो चीज़ें हैं कि जो जापान है वो शांति को बढ़ावा देगा और युद्ध का कभी प्रयोग नहीं करेगा, तो वो अनुच्छेद 9 में हमें देखने को मिलती है। इसके लिए जो जापान है उसके जो संविधान को शांति का संविधान भी कहा जाता है। अब उसके बाद में अगर जो अगला जो देश है वो है दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जो दक्षिण कोरिया और जो उत्तरी कोरिया है, क्योंकि अपन देखते हैं कि 1950 से 1953 के मध्य जो कोरियाई युद्ध चला था, और अगर देखा जाए तो उस टाइम पे इस युद्ध को रुकवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो नेहरू जी की थी। तो दक्षिण कोरिया है उसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तरी कोरिया उसको डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि दोनों देश 38वीं समांतर रेखा से विभाजित हो। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो सीमा रेखा उसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 1950 से 1953 के दौरान कोरियाई युद्ध हुआ था। उसके बाद में अगर देखा जाए तो तीव्र आर्थिक विकास के कारण दक्षिण कोरिया को हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। तो जो दक्षिण कोरिया उसने तीव्र आर्थिक विकास किया और मुख्य रूप से हान नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इसे दक्षिण कोरिया को हान नदी का चमत्कार भी कहा जाता है। तो याद रखना है कि हान नदी का चमत्कार के रूप में अगर देखा जाए किस देश को जाना जाता है तो वो है दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। और 17 सितंबर 1991 को यूएनओ के दोनों देश सदस्य बन गए थे उस टाइम पे। तो 1991 में चाहे उत्तरी कोरिया हो या फिर दक्षिण कोरिया, दोनों ही देश यूएनओ के सदस्य बने थे। 1996 को OECD का सदस्य बना। तो दक्षिण कोरिया वो 1996 को इसका सदस्य बना था। इससे पहले हमने देखा था कि जापान ने 1964 में उसकी सदस्यता ग्रहण की थी। जैसे सैमसंग है, LG है, हुंडई है, ये मुख्य रूप से दक्षिण कोरियाई ब्रांड है। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा जो चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र है वो कंप्लीट हो गए। और इस चैप्टर में हमने मुख्य रूप से जिन चीज़ों पे जो ध्यान केंद्रित किया था वो है, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा था तो हमने EU के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अगर देखा जाए तो अगला जो संगठन था वो आसियान था, तो उसमें हम आसियान के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हमने सार्क के बारे में देखा कि जो दक्षिणी एशिया के जितने देश थे उन्होंने मिलकर सार्क का निर्माण किया। इस तरीके से हमने 3 तो संगठनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अगर देखा जाए तो चीन के बारे में पढ़ा, और चीन के अलावा भारत के बारे में भी इसमें देखा। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो जापान है, और जापान के साथ के अंदर है दक्षिणी कोरिया। इस तरीके से हमारा जो पूरा जो चैप्टर था इन चीज़ों पे आधारित था। तो हमारा भी प्रयास है कि आपको ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आपको इसकी PDF भी प्राप्त हो सकती है, और आप अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। अब